के संविधान के निर्माता परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, बामसेव DS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक। कोई बात नहीं, आप उधर ध्यान मत दो, आप अपना काम करो, उसको अपना काम करने दो। माननीय कांशीराम साहब, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, बहुजन समाज पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय संयोजक श्री आकाश आनंद जी, और आज के इस मुख्य अतिथि के तौर पर इस राजस्थान प्रदेश की मासिक बैठक के अंदर उपस्थित देश के लगभग सभी राज्यों में कोऑर्डिनेटर रहे, राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, पूर्व में MLC रहे, वर्तमान में राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, उसके साथ दादरा नगर हवेली दमन दीव के केंद्रीय कोऑर्डिनेटर माननीय डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ साहब, आज की इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हमारे सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रेम बारूपाल जी, आज यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के हमारे स्टेट के कोऑर्डिनेटर भगवान सिंह बाबा जी, दूसरे हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर सीताराम सीला जी, दूसरे हमारे कोऑर्डिनेटर जगन सिंह जाटव जी, श्री सुरेंद्र बासोटिया जी, श्री बनवारी लाल बैरवा जी, दूसरे स्टेट कोऑर्डिनेटर श्री हनुमान साहब जगरवाल जी। मुझे तो जगरवाल की जगह अग्रवाल समझ में आता कभी कभी। ज्यादा श्री सुमरत सिंह जी, स्टेट के कोऑर्डिनेटर, जो पूर्व में प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे, श्री जगदीश चंद्रपाल एडवोकेट जी, जो हमारे स्टेट के कोऑर्डिनेटर हैं। आज हमारे बीच में हमारी 2 बहनें अनिला जाटव जी, जो भरतपुर से चलकर हमारे बीच में आई हैं, दूसरी हमारी बहन अलवर से मैना बोध जी, यहाँ सामने बैठे मेरे बहुजन समाज पार्टी के तमाम साथियों, जय भीम, जय भीम, जय जोहार, जय जोहार, जय जोहार। आदिवासी समाज से कितने लोग यहाँ हैं? ST खड़े हो जाओ, इनके लिए तालियां बजाओ कि एक ST समाज का पूरी मीटिंग में हमारा एक आदिवासी समाज का सिर्फ एक भाई है जो सवाई माधोपुर से है। हा? बैठिए, धन्यवाद। साथियों, वैसे तो हम लोगों ने 16 तारीख को राजस्थान प्रदेश की मासिक बैठक में आप उपस्थित हुए थे, लेकिन उसके बाद में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने 19 अक्टूबर को लखनऊ के अंदर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई, जिसमें हम लोग केंद्रीय कोऑर्डिनेटर और यहाँ स्टेट के कोऑर्डिनेटर, राजस्थान प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जी, ये सब लोग वहां उस मीटिंग में उपस्थित थे। और उस मीटिंग के अंदर जो आगे के दिशा निर्देश दिए गए हैं, वो आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ साहब आपको विस्तृत रूप से समझाएंगे कि 19 तारीख को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने राजस्थान प्रदेश के लिए और देश के सभी राज्यों के लिए क्या क्या डायरेक्शन दी है। हम लोग आपके बीच में 25 तारीख को हम लोग छत्तीसगढ़ स्टेट की स्टेट मीटिंग, 26 तारीख को
वहां के बामसेब की एक मीटिंग, और आज हम 27 तारीख को राजस्थान प्रदेश की मीटिंग लेने के लिए आपके बीच में पहुंचे हैं। रात को ही हम लोग निकल जाएंगे। कल हमारे गुजरात स्टेट की मीटिंग भी है, और आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी को कैसे मजबूत करना है, क्या दिशा निर्देश हैं, वो सारी बातें आज के हमारे चीफ गेस्ट माननीय डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ साहब आपके बीच में रखेंगे। इसलिए ज्यादा न कोई बात रखते हुए मैं आप लोगों का यहाँ पर जो पहुंचे हैं, आप सब लोगों का स्वागत और आभार प्रकट करते हुए, धन्यवाद देते हुए आप लोगों से रजा लेता हूं। जय भीम, जय भारत। माननीय कनौजिया साहब अपनी बात रख रहे थे। अब मैं आज के मुख्य अतिथि जी को बुलाने से पहले जोर से नारे लगाएंगे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बैल कुमारी महाती जिंदाबाद, बैल कुमारी महाती जिंदाबाद, बैल कुमारी महाती जिंदाबाद। आज के मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ साहब आपके बीच में अपने बहन जी के जो बताए दिशा निर्देश हमें बताएंगे। साइड लगा दो ज्यादा। नहीं रही टेबल है, बढ़ जाएगी। फिक्स सही है। हेलो हेलो, आ जाएगी। कौन आ गया भाई? सामान्य साथियों, बहुजन समाज पार्टी राजस्थान प्रदेश की स्पेशल प्रादेशिक बैठक में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन जी के दिशा निर्देशों को साझा करने से पहले मैं बहुजन समाज में जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों में विशेष रूप से भारत में सामाजिक क्रांति के पितामह, शिक्षा की जो चलाने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले, बहुजनों के आदर्श और भारत में आरक्षण के जनक कुन्मी राजा राजऋषि छत्रपति साहू जी महाराज, सही मायने में शोषितों की लड़ाई को पूरे भारतवर्ष में कामयाब बनाने वाले भारतीय संविधान के निर्माता विश्व रत्न बुद्ध सत्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और उनके बाद इन महापुरुषों के कारवां को भारत की बदली हुई परिस्थितियों में एक नई दिशा देने वाले बामसेफ DS4 एवं BRC बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर श्री कांसीराम साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इस कड़ी में मैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में 4 बार जनप्रिय, लोकप्रिय, न्यायप्रिय मुख्यमंत्री रही, संसद की शेरनी,
आयरन लेडी परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श और प्रेरणा स्रोत मानते हुए उन्हें अपने हृदय की गहराइयों से कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे एक साधारण से कार्यकर्ता को न सिर्फ देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के उच्च सदन अर्थात विधान परिषद में भेजने का काम किया, बल्कि देश के सर्वोच्च सदन राज्यसभा में, जिसको कभी हमारे मसीहा बाबा साहब ने, इस सदी के महानायक मनोहर कांशीराम साहब ने और कई बार बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन जी ने सुशोभित किया, उसमें मुझे बोलने और बैठने का अवसर प्रदान किया। इसलिए मैं आदरणीय बहन जी का अपने हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ मंचासीन मुख्य अतिथि के रूप में हमारे साथ उपस्थित छत्तीसगढ़, गुजरात और राजस्थान के सेंट्रल कोऑर्डिनेटर भाई डॉक्टर स्वयं सिंह कलोरिया जी, मंचासीन स्टेट कोऑर्डिनेटर, पूर्व में कई बार प्रदेश अध्यक्ष रहे श्री भगवान सिंह बाबा जी, स्टेट कोऑर्डिनेटर और पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे सीताराम सिला जी, प्रदेश अध्यक्ष पूर्व में रहे और वर्तमान में स्टेट कोऑर्डिनेटर भाई सुमरत सिंह जी, स्टेट कोऑर्डिनेटर भाई जगत सिंह जाटव जी, सुरेंद्र सिंह बासोटिया जी, स्टेट कोऑर्डिनेटर बनवारी लाल भैरवा जी, हनुमान साह अग्रवाल जी, स्टेट कोऑर्डिनेटर भाई जगदीश चंद्रपाल, एडवोकेट जगदीश चंद्रपाल जी, हमारे जोन के प्रभारीगण यहाँ पर उपस्थित हैं। उनमें से ज्यादातर उपस्थित हैं, करीब 40% शायद एब्सेंट रहे। अब वो उनमें से जो मुख्य रूप से मुझे जिनके मैं नाम लेना चाह रहा हूं, खासतौर से झुंझुनू जिले धर्मपाल जलोबा जी आए हैं और संतलाल मेहड़ा जी, बंसीधर भीमसरिया जी, एडवोकेट चंपालाल देशप्रेमी जी, छोटू राम दहिया जी, शंकरलाल जारोड़ा जी शायद नहीं है, आए हैं, आ गए हैं। भरतपुर के हमारे पूर्व में पार्षद भी रहे, जिला अध्यक्ष भी रहे मोती सिंह पार्षद जी, भरतपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ी इंजीनियर अंजला जाटव जी, अमर सिंह बंसीवाल जी, तुलसीराम मेघवाल जी, नारायण सिंह किलेदार जी, सुरेश धर्मपुरा जी, राजवीर सिंह बैसला जी, अशोक कुमार जी, हिम्मत डांगी जी, हरीश गौड़ जी, जितने भी साथी हमारे आए जिनके मैंने नाम लिए, सभी हमारे सम्मानित जोन के इंचार्ज हैं, उन सभी का, और जितने भी हमारे जिले के प्रभारी और जिला अध्यक्ष, हालांकि जिला अध्यक्ष की संख्या साथियों 50% से थोड़ी सी कम है, 42 जिला हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पर, और उनमें से 19 जिला अध्यक्ष आए हैं जो मैंने काउंट किए थे, एक आध हो सकता मिस हो, वैसे 19 ही है शायद। उन सभी का जो हमारे बहुजन समाज पार्टी के पूर्व में पदाधिकारी रहे हैं, वर्तमान में नहीं है, विशेष रूप से हरि सिंह तेनगोरिया जी, डॉक्टर सकरवाल जी, लायरा से कोटा से लाहिरी जी आए हैं। मैं आप सभी का अपने हृदय की गहराइयों, गुजर जी, मोहन सिंह गुजर जी, और जिन लोगों ने साथियों मेरा स्वागत किया, हम दोनों साथियों का, उन सबका मैं अपने हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। और साथियों, ये उम्मीद भी करता हूं कि अगली बैठक में खास तौर से
मैं अपने स्टेट कोऑर्डिनेटर से और जोन के इंचार्ज से कि उनके अपने अपने जिलों से जो साथी नहीं आए हैं उन लोगों को ये हिदायत के साथ उनको बताएं कि बहुत जब इम्पोर्टेंट बैठक रहती है तो कुछ अपने जरूरी काम भी छोड़ने पड़ते हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी केवल पॉलिटिकल पार्टी भर नहीं है। बहुजन समाज पार्टी इस देश में एक ऐसा मूवमेंट है जो इस देश में सदियों से चली आ रही या जो सदियों से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक रूप से पिछड़े पछाड़े गए लोग हैं, उन लोगों में जागरूकता पैदा करके उन्हें इस देश का हुक्मरान समाज बनाना चाहती है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी की मीटिंग छोटी हो या बड़ी हो एक महत्वपूर्ण मीटिंग कहलाती है। और साथियों, समस्याएं तो हमेशा बनी रहती हैं, हर व्यक्ति के साथ होती हैं और जीवन के अंतिम समय तक समस्याएं रहती हैं। बहुत से लोग इस बात को गंभीरता से लें या ना लें, लेकिन हमें इस गंभीरता से लेना चाहिए अपने नेतृत्व से और स्पेशली अपने नेतृत्व के गुरु मानव श्री कांसीराम साहब से, उससे पहले के तमाम उन महापुरुषों से जिन्होंने अपने समय में इस देश की उस गैर बराबरी वाली व्यवस्था को देख करके अपने जीवन में मान और अपमान को महसूस किया। उस अपमान को जिन्होंने रिकॉग्नाइज किया, उस अपमान को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति आंदोलन की नींव डालने का काम किया। महात्मा ज्योतिबा फुले को कोई जरूरत नहीं थी, उनके परिवार के पास 30-35 एकड़ जमीन की उन्हें जमींदारी थी उनके फादर की, बढ़िया फूलों का व्यवसाय था उनका। स्कॉटिश मिशन से उन्होंने हाई स्कूल पास किया था, चाहते तो अच्छी नौकरी करके अपना जीवन यापन कर सकते थे, लेकिन साथियों उन्होंने अपने लिए, अपने परिवार के लिए नहीं सोचा। अपने परिवार से घर का निष्कासन भी सोचा, निष्कासन को भी बर्दाश्त किया। और जब उन्हें ऐसा लगा कि इस देश में सारी समस्याओं की जड़ अशिक्षा है या अज्ञानता है, उस अज्ञानता को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस देश के उन करोड़ों दलित, शोषित, पिछड़े और अकलियत समाज के लोगों को की आंखों में, कहना चाहिए कि आंखों में ज्ञान का काजल लगा करके एक शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति करने का काम किया। साथियों, 1848 से पहले इस देश में किसी भी भारतीय ने हमारी बेटियों के लिए, हमारी बहनों के लिए स्कूल खोलने का काम नहीं किया था। 1848 से पहले इस देश के अनटचेबल्स यानी अछूतों को, आदिवासियों यानी ट्राइबल्स को, एनिमिस्ट या अनाथवादी लोगों को, जिनकी संख्या उस समय कुल आबादी की 20वां भाग यानी से ज्यादा, 20% से ज्यादा थी, उनके लिए स्कूल खोलने का काम 1851 से पहले किसी ने नहीं किया था। 1848 में महात्मा ज्योतिबा फुले, उनकी धर्मपत्नी माता सावित्रीबाई फुले, उनके मित्र की बहन फातिमा शेख ने उस समय लड़कियों को पढ़ाने के लिए न स्वयं शिक्षित होकर के पढ़ने का काम किया और पढ़कर के टीचर बनने का काम किया, और इस देश में पहली महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई और फातिमा शेख बनने का गौरव प्राप्त की। क्या जरूरत थी साथियों? न फातिमा शेख को और उनके भाई को जरूरत थी, न साथियों कहते हैं कि जो व्यक्ति अगर मान और अपमान को महसूस नहीं कर सकता है, वो व्यक्ति किसी बदलाव का वाहक नहीं बन सकता। और उन्होंने उसको महसूस किया और इस देश में एक नई नींव, एक छोटी सी बात उन्होंने कही थी कि विद्या बिना गति गई, गति बिना मति गई, मति बिना वित्त गया और वित्त के बिना शूद्र हताश हो गया। इतना सब कुछ सत्यानाश केवल अज्ञानता की वजह से हुआ। उस अज्ञानता को उन लोगों की आंखों में ज्ञान का काजल लगा करके उन्होंने एक किताब
द राइट्स ऑफ मैन, थॉमस पेन की एक किताब राइट्स ऑफ मैन पढ़ करके पूरे देश में, भारत में एक शिक्षा का आंदोलन चलाने का काम किया। और वो आंदोलन आज तक साथियों, आज तक जारी है। आज साथियों शिक्षा के क्षेत्र में जो भी काम होते हैं तो उसके पीछे उसकी परिकल्पना कभी न कभी महात्मा ज्योतिबा फुले ने की थी। एग्जाम्पल के तौर पे 1882 में जब इस देश में हंटर कमीशन आया था तो हंटर कमीशन के सामने भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे महात्मा ज्योतिबा फुले, जिन्होंने एक मेमोरेंडम देने का काम किया था और ब्रिटिश हुक्मरानों से उस हंटर कमीशन से कहा था, उनके चेयरमैन से, कि इस देश में एक बड़ी आबादी है जिनको सदियों से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक रूप से वंचित रखा गया है। शिक्षा के क्षेत्र में उनके पास कोई अधिकार नहीं, उन्हें स्कूल में पढ़ने का अधिकार नहीं, और कहीं पढ़ने का मौका मिलता है तो स्कूल के क्लास के बाहर पढ़ने का मौका मिलता है। इसलिए उन्होंने निवेदन किया था ब्रिटिश हुक्मरानों से पहली बार कि 12 बरस तक के सभी जात वर्ग मजहब के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देना चाहिए। सोचिए साथियों, 1882 में, यानी उससे पहले 1848 उन्होंने स्कूल खोला। 1882 में ब्रिटिश हुक्मरान सामने कि उन्होंने कितना बड़ा विजन उनके पास था कि अगर 12 वर्ष तक के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन होगी तो बच्चे कम से कम, उस समय का मिडिल पास कहलाता था, मैट्रिक कहलाता था, 8th क्लास कहलाता था, वो पास कर लेंगे तो कुछ नहीं करेंगे तो कम से कम उस समय हाई स्कूल के बाद अच्छी नौकरियां लग जाती थी, और कुछ नहीं करेंगे, हमारी बहन बेटी पढ़ेगी तो वो कम से कम अपने घर परिवार की, अपने सुख और दुख की कहानी अपने मायके में बता तो पाएगी शादी के बाद। बाबा साहब ने इसीलिए कहा था कि एक बेटे का पढ़ने का मतलब, एक लड़के के, पुरुष को शिक्षित होने का मतलब केवल एक व्यक्ति का शिक्षित होना, लेकिन एक बेटी के पढ़ने का मतलब एक पीढ़ी का पूरा शिक्षित होना माना जाता है। इसलिए उन्होंने बेटियों के लिए पहले स्कूल खोलने का काम किया। उन्होंने 1882 में परिकल्पना कर ली थी जो लोग पिछड़े वंचित समाज के लोग, उनको 50% रिजर्वेशन देना चाहिए। भारत में पहली बार 50% रिजर्वेशन की डिमांड करने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले थे। किस वजह से? उन्हें मान अपमान में फर्क था, महसूस किया था। उनसे प्रेरित होकर के, उनसे इंस्पायर होकर के साथियों बहुजनों के आदर्श राजऋषि छत्रपति साहू जी महाराज ने अपनी रियासत में जिसकी परिकल्पना की थी, जिसकी डिमांड की थी महात्मा ज्योतिबा फुले, उन्होंने अपनी रियासत में हर गांव में प्राइमरी स्कूल अपने राजकीय कोष से मदद करके खोलने का काम किया ताकि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का सपना पूरा हो जाए। कोल्हापुर में उन्होंने हॉस्टल खोलने का काम किया ताकि गांव देहात से जो लोग पढ़ने आए वो सभी लोग एक साथ मिलकर के नए भाईचारा पैदा हो, इसलिए उन्हें हॉस्टल आंदोलन का जनक कहलाते हैं। और जो सबसे बड़ा काम उन्होंने किया 26 जुलाई 1902 को, जो परिकल्पना, जो सपना महात्मा ज्योतिबा फुले ने मांग करके अंग्रेजों से देखा था कि शायद अंग्रेज उनकी बात मान लें, उन्होंने अपनी भले ही छोटी रियासत में कोल्हापुर में इम्प्लीमेंट किया, लेकिन साथियों जो 50% की डिमांड महात्मा ज्योतिबा फुले की 50% का इम्प्लीमेंटेशन, गैर ब्राह्मण, गैर यूरोपियंस को रिजर्वेशन देने, शिक्षा और सरकारी नौकरियों में जो काम साहू जी महाराज और महात्मा ज्योतिबा फुले ने किया था, उस सपने को साकार, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देने का काम साथियों विश्व के महानतम विद्वान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारत के संविधान में देकर के करने का काम किया। आज साथियों टोटल आबादी, कुल आबादी का 50%, 49.5%, अगर 10% हम उसका जोड़ लें तो साथियों 50% से ज्यादा हो जाता है, 59.5% हो जाता है। ये परिकल्पना किसकी थी साथियों? महात्मा ज्योतिबा फुले, साहू जी महाराज ने इंप्लीमेंट किया, कृष्ण बड़िया ने मैसूर में इंप्लीमेंट किया, और उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हमारे मसीहा बाबा साहब ने दिया। और क्यों दिया साथियों? हम लोग 23 सितंबर को अक्सर साथियों हर साल बड़ौदा जाते हैं। 23 सितंबर की घटना कितने लोगों को पता है? 23 सितंबर की घटना साथियों हाथ उठा करके बताइए। 1 2 3 4 5। किसी तरह ने पूछे क्या था 23 सितंबर? बताओ भैया 23 सितंबर क्या था? सबसे पीछे जिसने हाथ उठाया बताइए। नहीं, इधर भैया जिसने उठाया वही बताया। चलिए बताइए। बाबा साहब को नौकरी से निकालना है, व्यवस्था परिवर्तन करके बाबा साहब ने अंग्रेज से नौकरी। ठीक है, धन्यवाद।
साथियों 23 सितंबर इसलिए मनाया जाता है संकल्प दिवस के रूप में। संकल्प दिवस के रूप में इसलिए मनाया जाता है कि बाबा साहब अपने वादे के मुताबिक, अपने एक कमिटमेंट के मुताबिक, बड़ौदा नरेश ने जो उनको फाइनेंशियल हेल्प की थी पढ़ने के लिए, जो वजीफा देने का काम किया, स्कॉलरशिप देने का काम किया था, तो उन्होंने कहा था जब नौकरी पूरी करके आओ तो आप बड़ौदा रियासत की सेवा करोगे। और उस बड़ौदा रियासत की सेवा करने के लिए बाबा साहब बड़ौदा गए। यद्यपि बड़ौदा नरेश ने उनके लिए बाकायदा व्यवस्था की थी, आराम से निकल जाइए, डिस्टर्ब मत करिए। बड़ौदा नरेश को ने बाकायदा व्यवस्था की थी अपने विभाग के, अपने रियासत के लोगों को ये कह के कि भाई डॉक्टर अंबेडकर आएंगे, उनको रिसीव करके उनको बढ़िया रहने वहने की व्यवस्था कर देना। लेकिन साथियों उस समय की मनोवादी व्यवस्था ने क्या किया, उनको साथियों ना रहने का घर दिया, ना कोई रिसीव करने गया, जबकि वो अफसर की नौकरी करने गए थे, चपरासी की नौकरी करने नहीं गए थे, क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर के गए थे। और साथियों जब उनको रहने की कोई जगह नहीं मिली, कई धर्मशाला देखे, एक पारसी धर्मशाला में गए, उन्होंने नाम पूछा, उन्होंने नाम बता दिया, उन्होंने नहीं पूछा किस जात के हो, किस उसके धर्म के हो, उन्होंने पूछा नहीं, उन्होंने बताया नहीं। ऐसा नहीं कि उन्होंने स्पेशली छिपाया हो। और साथियों जब उनको ये पता चला कि नहीं ये तो महाराष्ट्र के शूद्र हैं, यानी अछूत हैं, अनटचेबल हैं, तो साथियों उनका सामान शाम को, रात को फेंक दिया गया। शाम को उन्होंने ये भी कहा भाई सुबह हो जाए, मैं सुबह होके जल्दी चला जाऊंगा। साथियों उन्होंने नहीं माना, सामान फेंक दिया। और बाबा साहब बड़ौदा के उस भाग में आकर के एक पेड़ के नीचे बैठ के खूब फूट फूट करके रोए। साथियों लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने को संविधान सभा में कांग्रेस ने भेजा, कोई कहता बाबा साहब को कांग्रेस ने इतना सहयोग किया। और वही नहीं कहते हैं जो साथियों बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, वो भी कहते हैं, शर्म तो इस बात की है, बड़े बड़े प्रोफेसर इस बात को कहते हैं, दिल्ली जवाहरलाल नेहरू वगैरह और लखनऊ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर भी कहते हैं। लेकिन साथियों जब बाबा साहब की स्टोरी को पढ़िए, बाबा साहब की राइटिंग स्पीचेस को पढ़िए, बाबा साहब की बायोग्राफी को पढ़िए, चाहे वो धनंजय कीर के द्वारा लिखी हो, चाहे किसी और राइटर के द्वारा, तब आपको पता चले कि इस देश की मनोवादी राजनीतिक पार्टियों ने बाबा साहब के साथ क्या किया। बाबा साहब फूट फूट करके रोए। और जब उन्होंने कहा जब मुझे मेरे जैसा व्यक्ति जो दुनिया के बड़े बड़े विश्वविद्यालय से पढ़ करके आया है, वो उस व्यक्ति का भी अब सम्मान नहीं, तो हमारे देश के हमारे लोगों का क्या हाल होगा। तब उन्होंने वहां संकल्प लिया, और उस संकल्प, उस दिन की वजह से वो संकल्प दिवस के रूप में साथियों मनाया जाता है। और उन्होंने जो संकल्प लिया, कहते हैं कि जो मान अपमान में फर्क महसूस नहीं करता, उन्होंने अपमान के उस अपमान को महसूस किया क्योंकि वो पढ़े लिखे थे। और साथियों उन्होंने उस संकल्प के बाद ही साथियों हमें वोट का अधिकार दिलाया। वोट के अधिकार के बाद साथियों हमें संविधान में संघर्ष करके, अपने बच्चों परिवार की कुर्बानी दे करके संविधान सभा में गए। संविधान सभा में किसी की मेहरबानी से नहीं गए थे, कांग्रेस की मेहरबानी से नहीं गए थे। जब बाबा साहब को कांग्रेस ने पानी की तरह पैसा बहा करके बंबई से हरवा दिया था कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के चुनाव में, तो आप जानते हैं कांग्रेसियों ने क्या कहा था उस समय। सब कांग्रेसियों ने कहा था कि हमने कांग्रेस शासित राज्यों के खिड़की दरवाजे ही नहीं, रोशनदान भी बंद कर दिए हैं। डॉक्टर अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में चुनकर के कहाँ जाते हैं? शायद बहुत बड़े प्रोफेसर हैं डॉक्टर रतनलाल, लेकिन उन्हें शायद ये बात याद नहीं रहती है। वो कहते हैं कि कांग्रेस ने उनको कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में भेजा था। वो शायद ये कथन कांग्रेस के जिस बड़े नेता ने कहा, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि लोगों की भावनाएं आयात हो सकती हैं। उनको पूछिए, कभी भी आप लोगों के बीच में नीला पट्टा डाल के आ सकते हैं, इसलिए आप असली और नकली का ध्यान रखिए। साथियों ओरिजिनल मार्कशीट और फोटो कॉपी भले कलर्ड हो, उसमें फर्क महसूस होता, कागज देख के आप बता देंगे असली है कि नकली है। तो साथियों आप क्या नीला गमछा वालों को नहीं पहचान सकते हैं? नीला गमछा वाले तमाम संगठन बना कर, तमाम पार्टियां बना करके दूसरी पार्टियों में जाकर के 14 अप्रैल को, 6 दिसंबर को, 15 मार्च को नीला झंडा, नीला गमछा डाल के आ जाते हैं। तो आपको असली नकली में पहचान होनी चाहिए। जीरोक्स और फोटोकॉपी और उसकी ओरिजिनल की पहचान होनी चाहिए। साथियों ओरिजिनल नीला झंडा वही है जिसमें बाबा साहब का चुनाव निशान, हाथी का चुनाव निशान है।
बाकी के सब फेक है, झूठे हैं, क्योंकि बाबा साहब ने अपना चुनाव निशान हाथी रखने का काम किया था। बाबा साहब ने अपना नीला झंडा रखने का काम किया था। और यही कारण था, इस सदी के महानायक से जब पत्रकारों ने पूछा था कि आपने नीला झंडा और हाथी निशान ही क्यों चुना, तो बोले कि हमको नहीं पता, अगर ये जानना चाहते हो तो बाबा साहब के पास जाओ और पूछो। हमने तो वही किया जो बाबा साहब ने किया, जो डॉक्टर अम्बेडकर ने बाबा साहब ने किया है, हमने उसको माना। हम पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हैं। हम तो जो बाबा साहब ने समय अभाव के कारण जो छूट गया है और जो कहा था, हम उसको पूर्ण करने के लिए आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। जैसे बाबा साहब ने कहा था कि पॉलिटिकल पावर इज मास्टर की विद विच वी कैन ओपन एनी लॉक, आइदर सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल और पॉलिटिकल। कैसा भी तरह का ताला हो, उस गुरकिल्ली से खोलने का काम कर सकते हैं अगर राजनीतिक सत्ता की चाबी आपके पास है। एग्जाम्पल आपके सामने उत्तर प्रदेश का है, मनमोहन साहब ने करके दिखाया। और जब ये कहा था कि बाबा साहब ने ऐसा कहा है, और तो उन्होंने साथ में ये भी जोड़ा था, वेरी सून वी विल होल्डिंग दिस मास्टर की इन अवर हैंड, ये भी कहा था उन्होंने। और साथियों, अगर हम ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आजकल साथियों यूट्यूब का जमाना, सोशल मीडिया का जमाना है। लोग टीवी पे बैठ करके, यूट्यूब में बैठ करके वो लेकर के तमाम तरह के साथियों ज्ञान बांटते हैं, लेकिन वो झूठा ज्ञान है साथियों। हमें इस बात पे सोचना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा, जो नीले झंडा की बात कर रहे हैं, बाबा साहब की बात तो कर रहे हैं, लेकिन बाबा साहब के बारे में बात करते हैं कि कांग्रेस ने उनको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भेजा। अगर बाबा साहब को कॉन्स्टिट्यूशन में कांग्रेस नहीं भेजा था, तो बाबा साहब को जैसलमेर खुलना क्या कांग्रेस ने भेजा था? जाओ वहां से चुनाव लड़के आओ, भेजा था? जब नहीं भेजा था तो वो तो अपने आप को कहते हैं मैं ये पढ़ के आया हूं, मैं ये संदर्भ लेकर के आया हूं। कहीं नहीं वो संदर्भ दिखा देते हैं कि कांग्रेस ने उनको नहीं भेजा था जैसलमेर खुल्ला ने। जैसलमेर खुल्ला में किसने बुलाया था? शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से जीते हुए उस समय के प्रेसिडेंट जोगेंद्रनाथ मंडल जी ने बुलाया था। और उस समय जैसलमेर खुलना से दोनों लोगों को जिताने में मदद कौन किसने की थी? कांग्रेस पार्टी की सरकार वहां नहीं थी। उस समय बंगाल प्रोविंस में प्रधानमंत्री कौन थे? बंगाल प्रोविंस में उस समय प्रधानमंत्री सोहरावर्दी की सरकार, मुस्लिम लीग की सरकार थी, उनके सहयोग से बने थे। और साथियों, जब कॉन्स्टिट्यूशन में चुन करके चले गए तो उसी कांग्रेस ने जबकि ये तय हुआ था ब्रिटिश हुक्मरानों से कि जिस क्षेत्र की आबादी में मुसलमान 50% से ऊपर होगा वो क्षेत्र पाकिस्तान को दिया जाएगा। जबकि जैसलमेर और खुलना दोनों डिस्ट्रिक्ट की आबादी आज भी आप देख लीजिए, आज भी भले वो बांग्लादेश में है, लेकिन वहां पर रहने वालों की आबादी आज भी नमो शूद्रों की ज्यादा है, बुद्धिस्टों की ज्यादा है। आज भी उस समय 75% आबादी नमो शूद्र बुद्धिस्टों की थी, 25% आबादी केवल मुसलमानों की थी। फिर भी उन्होंने वो कांग्रेस ने चालाकी करके उस क्षेत्र को पाकिस्तान में दे दिया। तो साथियों, जोगेंद्रनाथ मंडल जी तो उसी क्षेत्र के रहने वाले थे, इसलिए वो तो पाकिस्तान के संविधान सभा के सदस्य बन गए। लेकिन हमारे मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ये कहकर के इस्तीफा दे दिया था कि हमारे लोग तो भारत में रहते हैं, हम पाकिस्तान के संविधान सभा के सदस्य बनकर क्या करेंगे। और इस्तीफा दिया और लंदन गए, और लंदन जाकर के ब्रिटिश हुक्मरानों को, ब्रिटिश की विपक्षी पार्टियों को, यानी तीनों राष्ट्रीय जो पार्टियां थी ब्रिटिश की, उनको बाकायदा पूरा वाकया बताकर के उनको कन्विंस किया। तब ब्रिटिश हुक्मरान ने बात कही थी कांग्रेसियों से कि अगर डॉक्टर अंबेडकर को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में आप चुन करके नहीं लाते हैं, तब तक हम भारत को आजाद करने का काम नहीं करेंगे। भाग्य भगवान की देन से बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में नहीं गए थे, कांग्रेसियों के रहमो करम पे नहीं गए थे। बाबा साहब अपनी विद्वता के दम पर राष्ट्रीय कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में गए थे, और न सिर्फ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में गए थे, बल्कि ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर नहीं बने, बल्कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बनाए। वो भी उन्होंने कोई रहम करके नहीं बनाया था, क्योंकि उस समय बाबा साहब से बड़ा कोई कानूनविद भारत में नहीं था, यहां तक कि भारत के आसपास के दूसरे देश के लोगों ने कहा कि भाई आपके पास तो ऐसा कानून का ज्ञाता है जिसने हमारे देश के कानून को बनाने में हमने उनकी मदद ली है, फिर आप उनको क्यों नहीं मनाते हो? साथियों, मजबूरी में बनाने। और साथियों, उन्होंने 2 साल 11 महीने 18 दिन में इतने बड़े देश के संविधान को, कि जहां ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, जहां रेत है,
खाई है, गंडक है, बर्फीले पहाड़ हैं। उस जहां पर साथियों कहा जाता है कि एक कोस पे पानी बदले 3 कोस पे पानी, ऐसी कहावत हमारी उस तरफ है। उस प्रदेश में उस देश का संविधान लिखना आसान था। वो देश जहां दुनिया में साथियों पूरी जगह वर्ग पाए जाते हैं, हर जगह 2 वर्ग होते हैं, गरीब और अमीर वर्ग, 2 वर्ग पाए जाते हैं। और दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है भारत जहां वर्ण पाए जाते हैं। उस वर्णवादी व्यवस्था वाले देश में जहां पे हजारों की संख्या में जातियां रहती हैं, 4 प्रकार के वर्ण रहते हों जो एक दूसरे से ऊपर हों, उस देश का संविधान लिखना आसान काम था। कहते कि वो उन्होंने दूसरे देशों का संविधान पढ़ के लिख लिया था। अरे भाई, तुम एक किताब पढ़ के ही लिख के दिखा दो जो ये कहते हैं। इसलिए साथियों, हमारे मसीहा ने बहुत संघर्ष करके और इन महापुरुषों ने बहुत संघर्ष करके अपने परिवार की, अपने जीवन की, महात्मा ज्योतिबा फुले ने उनका निजी कोई पुत्र पुत्री नहीं थी। उन्होंने किसको अपना पुत्र माना था? डॉक्टर यशवंत को किसको माना था उन्होंने? एक विधवा गर्भवती ब्राह्मणी जो गर्भवती हो गई थी, वो आत्महत्या करने जा रही थी, उनको उन्होंने आत्महत्या करने से रोका और उनसे पैदा हुए बच्चे को उनकी मर्जी से अपना पुत्र बनाया और डॉक्टर बनाया। और उन्होंने भी समाज की सेवा भी की। यहां तक कि उन्होंने तो अपने बिल में भी लिख दिया था, अगर ये समाज की इस जो उन्होंने सत्यशोधक समाज था, अगर इसकी सेवा नहीं करते तो इनको बेदखल कर दिया जाए। लेकिन उन्होंने किया। कितने दुख झेले होंगे साथियों। हर औरत का, हर आदमी का अगर शादी होती तो सबसे बड़ा चाहत होती उसके बेटा बेटी हो, नहीं चाहत होती। उन्होंने त्याग दिया। साहू जी महाराज तो राजा थे, क्या जरूरत थी? कृष्णनाथ बढ़िया राजा थे, क्या जरूरत थी कि 75% रिजर्वेशन मैसूर में दे देते? साहू जी महाराज तो राजा थे, क्या जरूरत थी उन्हें रिजर्वेशन स्टार्ट करने की? लेकिन उन्होंने किया। बाबा साहब तो दुनिया के सबसे बड़े विद्वान थे कि नहीं थे? जिनके बारे में कहा जाता है कि दुनिया में हिमाचल पर्वत बहुत से हैं, लेकिन हिमाचल हिमालय जैसा कोई दूसरा पर्वत नहीं। ऐसी दुनिया में विद्वान तो बहुत से हुए हैं, बाबा साहब डॉक्टर के जैसा कोई विद्वान पैदा नहीं हुआ सकता। वो चाहते तो अपने परिवार को ऐशो आराम की जिंदगी दे सकते थे, न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के किसी देश में। खुशी खुशी उनका स्वागत होता, बड़े से बड़ा पद प्राप्त करते, लेकिन उन्होंने अपने परिवार की, अपने बच्चों की, अपनी पत्नी की, अपनी जवानी को इस संघर्ष के लिए गलाने का काम किया। आज साथियों, जो भारत का संविधान है, 102 वर्ष लंबे संघर्ष का भारत का संविधान कोई 2 साल 11 महीने 18 दिन के बना हुआ संविधान नहीं है। भारत का संविधान इस देश में 102 वर्ष लंबे संघर्ष का नतीजा है। अर्थात 1848 से महात्मा ज्योतिबा फुले के शिक्षा के आंदोलन से लेकर के और बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में प्रवेश से लेके 26 जनवरी 1950 को जिस दिन हमने संविधान को लागू किया, उस दिन तक के लिए अगर हम जोड़े तो साथी 102 बरस होते हैं। उस 102 बरस लंबे संघर्ष का नतीजा है। और वो लोग कहते हैं बाबा साहब थोड़ी अकेले संविधान लिखा। इसलिए साथियों, हमें इन नकलचियों से, इन खासतौर से गुमराह करने वाले लोगों से, मानवर कांसीराम साहब की भाषाओं में इन चमचाओं से बहुत सतर्क रहना है। आपके बीच में इन गैर बराबरी की व्यवस्था में विश्वास करने वाले लोगों की पार्टियां जिनके पास अथाह पैसा है, उस पैसे के दम पर समाज के गुमराह लोगों को या लालची लोगों को या चमचाओं को इकट्ठा करके वो नई पार्टी बनवा सकते हैं, नया संगठन बना सकते हैं। पहले संगठन बनवाएंगे, फिर पार्टी बनवा देंगे, फिर उनको सुख सुविधाएं दे देंगे, मौका पड़ेगा 1-2 जगह उनके एमएलए एमपी एक आध बनवा देंगे, नहीं बनवा देंगे राज्यसभा से बेच करके उनको मंत्री बना देंगे। है नहीं साथियों? ऐसे सोचिए साथियों, देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी की कैबिनेट, ये दूध की धूली है क्या साथियों? अगर कांग्रेस भ्रष्टाचार की या इस देश में जातवाद की या इस देश में सांप्रदायिकता की जननी है, तो भारतीय जनता पार्टी उसको पोषित करने वाली, बढ़ाने वाली पार्टी है। इसीलिए हमारे महानायक ने कहा था कि एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है। अगर इन दोनों से निपटना है तो हमें बाबा साहब की उस बात को याद रखना पड़ेगा जिन्होंने भारत के संविधान में कहा था। भारत के संविधान में जब हमारे
मसीहा ने, बाबा साहब ने वोट का अधिकार देने का काम किया था, बराबर के वोट का अधिकार। उस बराबर के वोट का अधिकार देने के साथ जब बहुत खुश थे, कभी वायलिन बजा रहे थे, कभी टहल रहे थे, तो क्या कहा था उन्होंने कि बाबा साहब आज आप बहुत खुश हैं उनके। तो कहा आज मैं बहुत खुश हूं। क्यों खुश हूं? कि मैंने भारत के संविधान में एक ऐसा हथियार दे दिया, एक ऐसी ताकत दे दी है। जिस दिन हमारे लोग इसकी ताकत को समझेंगे, महसूस करेंगे, उस दिन उस देश के हुक्मरान समाज बनेंगे। उन्होंने साथ ही अपने समाज के लोगों से कहा था, जिस दिन हमारे लोग इस वोट की ताकत को समझेंगे, इसकी वैल्यू को समझेंगे और इसकी रक्षा अपनी बहन बेटी की इज्जत आबरू की तरह करेंगे, उस दिन वो इस देश के हुक्मरान समाज बनेंगे। जिस तरह से हम अपनी बहन बेटी की इज्जत आबरू को बिकने और लुटने नहीं दे सकते हैं, वैसे ही हमें अपने वोट को लुटने और बिकने नहीं देना है। ये बात, ये संदेश हमारे मसीहा बाबा साहब ने दिया। और साथ ही इस संदेश को, बाबा साहब की उन्हीं बातों को इस सदी के महानायक ने, क्लास 1 की नौकरी छोड़ने के बाद मानवर साहब ने, आजकल चपरासी की नौकरी छोड़ना मुश्किल होती है, संविदा की नौकरी छोड़ना मुश्किल होती है, वो तो क्लास 1 की सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी थी। उसको छोड़ने के बाद बाबा साहब की परिकल्पना वाली पार्टी में काम किया। न सिर्फ काम किया, तन मन पूरे मनोयोग से तन मन धन लगा करके किया। और जब साथियों आरपीआई जो बाबा साहब के परिनिर्माण के एक साल के बाद बनी थी, उस पार्टी आपस में बिखर गई और अंततः कांग्रेस के चरणों में जाकर के सरेंडर कर दिया। उन नेताओं ने, उस पार्टी के अध्यक्ष ने, सबने जब सरेंडर कर दिया, तब उन्होंने गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने के लिए वामसेप, फिर DS4 और बाद में 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी बनाने का काम किया। और न सिर्फ पार्टी बनाने का काम किया, बल्कि वामसेप, DS4 दोनों के बैनर तले साथियों इस देश की 52% आबादी वाले पिछड़े वर्ग के लिए जो बाबा साहब के संविधान में मंडल कमीशन बना था, संविधान के आर्टिकल 340 के तहत, उस आर्टिकल 340 के तहत जो मंडल के पहले काका कालेकर बाद में मंडल कमीशन बना था, और जिस मंडल काका कालेकर कमीशन की रिपोर्ट को कभी कांग्रेस ने लागू नहीं किया, फिर मंडल कमीशन बना, उस मंडल कमीशन की रिपोर्ट को ना इंदिरा गांधी जी ने लागू किया और ना ही राजीव गांधी जी ने लागू किया, और कहते कांग्रेस को वोट दो। हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, बैठ के टीवी में ज्ञान देते हैं, जबकि साथियों उस मंडल कमीशन के लिए इस देश में अगर पहली लड़ाई छेड़ने का किसी ने काम किया था, सिर्फ और सिर्फ वामसेप के संगठन के तहत, DS4 के तहत, वामसेप DS4 के संयुक्त साथियों संघर्ष के साथ क्या कहा था उन्होंने? पिछड़ों की समस्या देश की समस्या। ये रामविलास पासवान ने कहा था, या जगजीवन राम ने कहा था, या राजनारायण ने कहा था, या लालू यादव ने कहा था, या शरद यादव ने कहा था। किसने कहा था? ये मानवर श्री कांशीराम साहब ने कहा। इस सदी के महानायक ने कहा था कि पिछड़ों की समस्या देश की समस्या, मंडल आयोग लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। 35 दिन का धरना पूरे विंटर सेशन दिया, और साथियों बाकायदा पार्लियामेंट की अंदर की तस्वीर को बताने का काम किया कि पार्लियामेंट में इतनी सीटें बैठने की हैं, आपकी आबादी इतनी है। पिछड़ों से कहा कि आपकी आबादी इतनी है, लेकिन आपकी हिस्सेदारी कुल इतनी है। अगर आप ये हिस्सेदारी लेना चाहते हो तो लड़ो। फिर भी साथियों वो जब ठीक से नहीं लड़े, तब उन्होंने क्या किया? जब 14 अप्रैल 1984 को दिल्ली खुले आसमान के तले जब बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की, तो क्या नारे लगाए? वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली पर राज करेगा। अब बहुजन की बारी है, 21वीं सदी हमारी है। वोट से लेंगे CM PM और अक्षर से लेंगे SPTM, मंडल आयोग लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। उस BSP के तहत अगस्त 1985 में 3743 पिछड़ी जातियां हैं मंडल कमीशन में। कितनी हैं? मैं साथियों वैसे ही बोल रहा हूं, मुझे याद आता जा रहा, वैसे ही हमारे तमाम साथी पहले 3743 ही है शायद। टोटल 6000 है ना SC ST सब मिला के, लेकिन OBC की सब जातियां कितनी हैं? 3743।
और एक वैज्ञानिक की तरह, जैसे उन्होंने पहले बनाया था n/d/s = चेंज, एक वैज्ञानिक ही ये कर सकता था। DS4 कैसे है, H2O4 क्या है फार्मूला, वो साइंस वाले बताइए भाई, H2SO4 ना, ऐसे उन्होंने क्या बनाया, DS4, दलित, फिर 4 नंबर, S के नीचे 4 नंबर, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। ये कौन कर सकता है, एक साइंटिस्ट कर सकता है। इसलिए उन्होंने ये स्लोगन देने का काम किया कि वोट से लेंगे CM PM, आरक्षण से लेंगे SP DM। जब नहीं किसी ने सुना, क्योंकि उनके पास नई नवेली पार्टी बनी थी, मानसेव DS4 के लोग थे, तब उन्होंने क्या काम किया, सांकेतिक 3700 जेल भरो आंदोलन शुरू किया और 3743 लोगों को रोज जेल भेजते थे। और साथियों, जब आंदोलन खत्म हो गया, 89 में हमारे 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन करके आ गए, VP सिंह की अल्पमत की सरकार को हमारी जरूरत पड़ी, तब साथियों उन्होंने मानवर साहब से कहा कि आप बहन जी का नाम लेते हुए कि आप चाहें तो उनको कोई भी एक मंत्रालय दे दें, बड़े से बड़ा जो चाहेंगे हम वो दे देंगे, लेकिन आप अपने सदस्यों को समर्थन कर दें, हमारी पार्टी, हमारे सरकार को। मानवर साहब और बहन जी ने कहा, हम आपकी सरकार को समर्थन जरूर करेंगे, लेकिन शर्तों के साथ करेंगे, हमें कोई मंत्रालय नहीं चाहिए। साथियों, आजकल तो आदमी प्रधानी में वो सभापति वो बनती ना, समितियां बनती, उनका भी चेयर बनने के लिए लड़ाई लड़ता है, नहीं लड़ता है साथियों। लेकिन उन्होंने कह दिया कि हमें कोई मंत्रालय नहीं चाहिए, लेकिन हमारी शर्त है। 2 मेजर शर्तें रखने का काम किया। पहली शर्त, जिन्होंने दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का संविधान लिखने का काम किया, ऐसे मसीहा को साथियों तब तक कांग्रेस पार्टी ने कभी सम्मानित नहीं किया था। कांग्रेस ने तब तक 40 साल से ज्यादा शासन कर लिया था इस देश में। क्या कांग्रेस ने बाबा साहब के नाम पे एक भी यूनिवर्सिटी 89 तक बनाई थी? बता दो साहब। 6, 7, 8 लोग पूना में, नागपुर में, पूना में साथियों दलित पेंथर के लोग प्रदर्शन करते समय मारे गए थे, लेकिन तब भी उन्होंने मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में बाबा साहब का नाम भी जोड़ने का काम नहीं किया था, जबकि विधानसभा में बाकायदा पास कर लिया था, लेकिन तब भी 15 साल तक उन्होंने पाने। 94 में 1994 में जब मानवर कांसीराम साहब का प्रोग्राम बंबई के शिवाजी मैदान में लगाने की घोषणा हुई और लाखों लोग वहां पहुंचने की तैयारी होने लगी उनकी शरद पवार की LIU की रिपोर्ट के आधार पर, तब क्या किया उन्होंने? साहब के 2 दिन पहले ही बाबा साहब यूनिवर्सिटी को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया सब। लेकिन फिर भी बाबा साहब को सम्मान नहीं देने का काम किया। केंद्र में सरकार बाबा साहब की, प्रदेश में सरकार कांग्रेस की, केंद्र में कांग्रेस की, लेकिन बाबा साहब के जयंती पे छुट्टी की थी साथियों? 90 से पहले बता दीजिए कभी छुट्टी हुई हो? 90 से पहले छुट्टी नहीं हुई थी। लेकिन साथियों, जब BSP ने कंडीशन रख दी तो भारत रत्न भी मिला और बाबा साहब के नाम पे छुट्टी भी हुई। और साथियों, जो सेंट्रल हॉल था उसमें बाबा साहब का तैल चित्र भी लगा। भले ही साथियों VP सिंह जी की सरकार ने लगाया, लेकिन उसमें बड़ा योगदान साथियों अगर है किसी का तो बहुजन समाज पार्टी और उसके वर्तमान नेता उस समय के नेतृत्व मानवर कांसीराम साहब और बहन जी का। दूसरी शर्त रखी कि बाबा साहब के संविधान के आर्टिकल 340 के तहत जो मंडल कमीशन बना है, 77 में सरकार आ गई जनता पार्टी की, उसने काका कालेकर का आयोग को खत्म करके मंडल कमीशन अपॉइंट किया और 80 में रिपोर्ट आई, जनता पार्टी ने लागू नहीं किया। कांग्रेस थंपिंग मेजॉरिटी में इंदिरा गांधी वापस आ गई, उनने भी लागू नहीं किया। उनका एसेसिनेशन हो गया, हत्या हो गई। उनके बाद उनके पुत्र आए राजीव गांधी जी, उनने भी लागू नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि आज तक जैसे 10 साल से ऊपर हो रहा है, 10 साल करीब हो रहे हैं, उसके लिए BSP ने बहुत संघर्ष किया है, हम सिर्फ DS4 और BSP के बैनर तले। इसलिए बाबा साहब को भारत रत्न देना चाहिए, बाबा साहब को भारत रत्न देना चाहिए और मंडल कमीशन की रिपोर्ट को इंप्लीमेंट करना चाहिए। 2 शर्तें, दोनों शर्तों के VP सिंह ने मानी। और साथियों, आपको पता है जो ये पिछड़ों की वकालत करती है भारतीय जनता पार्टी, जो हमारे पिछड़े साथी यहां बैठे हैं वो सुन लें, पिछड़ों को वकालत करने वाली आज भारतीय जनता पार्टी हिंदू के नाम पर, हिंदू धर्म के नाम पर उन्होंने
वकालत करती है और कहती है हमारे साथ, और वो वोट देते भी हैं। साथियों, इन्हीं भारतीय जनता पार्टी ने उस समय की बीपी सिंह की सरकार से मंडल कमीशन की रिपोर्ट और बाबा साहब के भारत रत्न के आधार को देने की वजह से उनकी सरकार से समर्थन वापस लेने का काम किया था। और बीपी सिंह ने 90 में घोषणा कर दी मंडल कमीशन रिपोर्ट को लागू करने का, लेकिन साथियों उनके लोग 91 में कोर्ट में चले गए और 92 में इंप्लीमेंट हुआ साथियों, 92 में। आज जो पिछड़े वर्ग के बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, डिप्टी एसपी डिप्टी कलेक्टर बनते हैं, आईएएस आईपीएस बनते हैं, बड़े बड़े क्लास 1 अफसर बनते हैं, ये भाग्य और भगवान की देन नहीं है, ये देन बाबा साहब के संविधान की है। और उसमें संविधान में दी गई बातों को लागू करवाने के लिए मानवर साहब और बहन जी की है, मानवर साहब और बहन जी की है। ये बातें साथियों आपको हमेशा बतानी चाहिए। जब आपके बीच में नीला पट्टा डाल करके बाबा साहब का नाम लेकर के आपके लोग बीच में आए, तो जरूर उनको बताना चाहिए, क्या साहब आपको ये पता है, आप बाबा साहब की बात तो कर रहे हो, लेकिन बाबा साहब की इन बातों की लड़ाई इस देश में किसने लड़ी? आज साथियों भारत में हजारों की अनगिनत पार्टियां हैं, अनगिनत पार्टियां हैं साथियों। मुझे नहीं पता इलेक्शन कमीशन ने कितनी एनरोल करके बताई हैं, लेकिन अनगिनत तो मैं इतना जानता हूं। एक भी राजनीतिक पार्टी, चाहे वो राष्ट्रीय हो, क्षेत्रीय हो या फिर केवल रजिस्टर्ड हो, एक भी पार्टी आप बता दीजिए जो फुले साहू अम्बेडकर और वर्तमान हमारे अगली कड़ी की मसीहा मानवर कांसीराम साहब की विचारधारा को लेकर के चलने का काम करते हो, एक भी बता दीजिए पार्टी करती है। अगर इस देश में इन महापुरुषों की विचारधारा को, अगर इस देश में इन महापुरुषों के सपनों को साकार करने का काम अगर किसी ने किया तो किसने किया साथियों? किसने किया? बहुजन समाज पार्टी ने किया। मानवर कांसीराम साहब ने बाबा साहब के वोट की ताकत का एहसास कराने का काम किया। अगर आज साथियों हमारे एमएलए एमपी बनते हैं, आपके आज जिला पंचायत के सदस्य बनते हैं, नगर पालिका के चेयरमैन बनते हैं, नगर परिषद के अध्यक्ष बनते हैं, मेयर बनते हैं, तो किस बदौलत बनते हैं साथियों? बाबा साहब के हाथी की बदौलत बनते हैं, बीएसपी की बदौलत बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि आप लोगों के उस वोट की ताकत का एहसास हो गया, जो बाबा साहब ने भारत के संविधान में 1 मैन 1 वोट 1 वोट 1 वैल्यू, एक व्यक्ति एक वोट के एक मूल्य का जो अधिकार देने का काम किया है, उनका जिन जिन को एहसास हो गया, तमाम उत्तर भारत की हिंदी भाषी बेल्ट में मानवर साहब ने उनको एहसास कराया। और देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में जो उन्होंने कहा था कि अब भोजन की बारी है, 21वीं सदी हमारी है, साथियों 21वीं सदी से पहले तक सरकार बनाई, और सिर्फ सरकार नहीं बनाई, इस देश का एक अनोखा इतिहास रचने का काम किया। देश के सबसे बड़े उस आर्याव्रत में जहां पे साथियों सबसे ज्यादा इनइक्वालिटी का सेंटर माना जाता है उत्तर प्रदेश, माना जाता नहीं माना, सबसे ज्यादा जातिवाद कहां पे है साथियों? यूपी में। उस प्रदेश में एक दलित की बेटी, एक दलित परिवार में पैदा हुई, एक साधारण से परिवार में पैदा हुई बेटी को देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश का पहली बार मुख्यमंत्री बनाने का काम मानवर श्री कांसीराम साहब ने, ये काम कोई नहीं कर सकता है। आज साथियों तमाम लोग आते हैं कि साहब ने बहन जी को मुख्यमंत्री बनाया है, मैं बहन जी को प्रधानमंत्री बनाऊंगा। साथियों क्या हास्यास्पद है। अगर बहन जी को कोई कुछ भी कर सकता है तो या तो बहन जी स्वयं कुछ कर सकती हैं, या फिर मानवर कांसीराम साहब या उनका जो आशीर्वाद है वो कर सकता है। और दुनिया के किसी व्यक्ति में ताकत नहीं कि बहन जी को दोबारा 5वीं बार मुख्यमंत्री बना ले या फिर भारत का प्रधानमंत्री बना ले। अगर कोई कर सकता है तो बहुजन समाज पार्टी का जो पोलिंग बूथ पे हमारा कार्यकर्ता होता, पदाधिकारी होता है, जो चुनाव के दिन साथियों गाली खाता है, लड़ता है, भूखा रहता है, प्यासा रहता है, और इस उम्मीद के साथ लड़ता है कि हमारा एमएलए बनेगा, हमारा एमपी बनेगा। और साथियों उसको ना हमारा एमएलए पहचानता, ना हमारा एमपी पहचानता है। और दुख तो इस बात का भी हमें कभी कभी होता, हमारे इस तरफ के चौधरी लोग भी नहीं उन्हें पहचानते। अगर जिस दिन हमारे लोग, हमारे प्रदेश के लोग पोलिंग बूथ और सेक्टर के पदाधिकारियों को पहचानने लगेंगे, दफ्तर में आएंगे, आओ भाई रामलाल, आओ भाई बुद्धलाल, आओ भाई श्यामलाल, आओ भाई मनोज, आओ भाई शेष, एक वन गणेश,
जिस दिन हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट, हमारे स्टेट के कोऑर्डिनेटर, हमारे सेंट्रल के कोऑर्डिनेटर, जिस दिन हमारे सेक्टर विधानसभा के लोगों को पहचानने लगेंगे पोलिंग के कि भाई ये हमारा सेक्टर अध्यक्ष है, जिस दिन ये लोग पर्चे कराना शुरू कर देंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं साथियों, इस देश में, इस देश के हर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी एक बड़ी ताकत के रूप में उभरेगी। उस बूथ के, उस पोलिंग बूथ के, उस सेक्टर के पदाधिकारी को कुछ नहीं चाहिए साथियों। पोलिंग बूथ और सेक्टर के पदाधिकारी को आपका एमएलए बनने के बाद या आपकी ताकत में सरकार बनने के बाद अगर उत्तर प्रदेश की बात ले लें, उसे नहीं ठेका चाहिए, उन्हें नहीं पट्टा चाहिए, उसे सिर्फ और सिर्फ इतना चाहिए कि जब वो सर्किट हाउस में एमएलए एमपी के पास आए, मंत्री के पास पहुंचे, तो वो पहचान ले अपनी विधानसभा के कार्यकर्ता को, कह दे आओ भाई बुद्धपाल जी, आओ भाई श्यामलाल जी, आओ भाई दीपक जी, आइए आइए सुरेश जी, आइए महेश जी। इतने में साथी उसका सीना फूल के ऊपर, और वो घर जाता है खुशी खुशी, एक रोटी ज्यादा खाता है, अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने भाई से कहता है, अपने परिवार के लोगों से कहता है कि पता है आज सर्किट हाउस में हमको एमपी साहब आए थे, हम उनसे मिले, उन्होंने हमें नाम लेके बुलाया। इतनी बात पे वो 5 साल साथियों खून पसीना अपना बहाता, अपने बच्चों का पेट काट के, अपना समय बर्बाद के, अपनी मजदूरी छोड़ के उस पार्टी का काम करता है, जिस पार्टी को सींचने का काम हमारे मसीहा मानवर साहब और बहन जी ने किया है। अगर हम इतना कर लें पोलिंग, जो बहन जी ने हमें निर्देश दिए हम उनको इंप्लीमेंट कर लें, दुनिया की कोई ताकत आपका बूथ नहीं हरा सकती। इस देश की 85% आबादी साथियों, दुनिया में साथियों मेजॉरिटी राज करती है, दुनिया में बहुसंख्यक शासन सत्ता में होते हैं। भारत एक अजूबा देश है जहां अल्पसंख्यक सत्ता में है साथियों, जिनकी आबादी 15% है। 75 सालों में सबसे ज्यादा शासन कौन कर रहा है साथियों? आज साथियों सरकार चलाने वालों को देख लीजिए, सरकार को चलाने के लिए जिन आईएएस आईपीएस या उन अधिकारियों की जरूरत पड़ती है उनको देख लीजिए। 75%, 85% आबादी हमारी आपकी सबकी है, और अधिकारी कितने 85-90% कौन है? वही है, आबादी हमारी है। और साथियों शासन सत्ता में कौन है? अगर साथियों हमारे 131 एमपी चुन करके जाते भी है लोकसभा में, तो क्या वो आपकी बात उठाते हैं? आपकी बहन बेटी की इज्जत वो लुटती है, आपके साथ अन्याय अत्याचार होता है, आपके अधिकारों को छीना जाता है, आपके रिजर्वेशन पे चोट की जाती है, बैकलॉग लाखों की संख्या में बाकी है उसको नहीं भरा जाता है। क्या वो वहां पर जो आपके राजस्थान से जो एमपी चुन करके गए हैं रिजर्व सीटों से, चाहे वो एससी क्यों चाहे एसटी क्यों, वो एससी एसटी की बात उठाने का काम करते हैं? और साथियों इतिहास उठा करके देख लीजिए, जब बहुजन समाज पार्टी के 21 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में थे, 19 राज्यसभा में थे, कांग्रेस पार्टी की जबकि सरकार थी, बहन जी बाहर से समर्थन भी दे रही थी, लेकिन सब जब साथियों उन्होंने एससी एसटी पोस्ट एंड सर्विसेज बिल 2008 राज्यसभा में जल्दबाजी में 1-2 मिनट के बीच में पास कर लिया था, शोर शराबे के बीच में, और जब साथियों लोकसभा में आया बहन जी को पता चला तो 21 लोकसभा सांसदों के दम पर उस बिल को लोकसभा में पास नहीं होने दिया बहन जी ने। और जानते हो क्या बिल था साथियों? जानते साथियों? कोई साथी जानता है हमारा? जानता नहीं जानता है? नहीं, वो साथियों बहुत बड़ा बिल था। वो बिल था साथियों एससी एसटी पोस्ट एंड सर्विसेज बिल 2008, और उस बिल में जो सबसे बड़ी बात थी जानते हो साथियों क्या थी? 47 डिपार्टमेंट को उस बिल के द्वारा रिजर्वेशन के क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। और जानते हैं कौन से थे वो? मालूम है आपको? आईआईटी, आईआईएम, आईआईएससी, ऐसे 47 साथियों विभाग थे, और उन विभागों को साथियों उन्होंने कर दिया था बाहर। और क्या कर दिया था? जिसमें एम्स भी था, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज थी, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट थे। साथियों आपको पता है एम्स में एमबीबीएस करने वाले बच्चों की, एससी के बच्चों की फीस कितनी होती मालूम है? 12-14 हजार सालाना की। और प्राइवेट कॉलेजों को कितनी होती है? 35-40 लाख रुपया सालाना की फीस, करोड़ रुपए का डोनेशन। हमारे बच्चे पढ़ के जा सकते हैं। और ऐसे इंस्टीट्यूट्स को
नेशनल पोस्ट ग्रेजुएट ऐसे इंस्टीट्यूट्स को उन्होंने कैसे रिजर्वेशन से बाहर कर दिया था। शायद राजस्थान के लोगों को याद है कि नहीं याद है, मुझे याद है, मैं कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला का इंचार्ज था पौंडीचेरी का। बहन जी ने पूरे देश में SC/ST पोस्ट एंड सर्विसेज बिल का विरोध कराने के लिए एजिटेशन कराया था। साथियों, ये था प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एंटी SC/ST रिजर्वेशन बिल 2008, जिसमें 47 यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था। हमने साथियों साउथ में किया था, वो मेरे पास बिल जो हमने हैंड फोल्डर छपवाया तो मेरे पास है, पूरी बिल की कॉपी मेरे पास। और सबसे बड़ा और कठिन काम इस बिल में जानते हो क्या था कि अगर हमें और विभागों को और इंस्टीट्यूट्स को हमें लेना रहेगा तो हमें पार्लियामेंट में दोबारा आने की जरूरत नहीं है, अपने आप कर लिया जाएगा। आप सोचिए क्या हाल होता हमारे लोगों का। साथियों, किसने रोकने का काम किया? ये अधिकार आपके किसने रोके? क्या साथियों, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU और कानपुर में तो यूनिवर्सिटी में जो लखनऊ में पढ़ाते लोग हैं, जो आकर के टीवी पे भाषण झाड़ते हैं, इन्होंने रुकवाया था। और बहुत बड़ा एक भाषण वो देते हैं कि हमने वो 13 पॉइंट रोस्टर की बात उठाई थी। रतनलाल जी को कभी सुनिएगा, बोलते हैं ऐसे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, 13 पॉइंट रोस्टर की सबसे पहली आवाज बहुजन समाज पार्टी ने राज्यसभा में उठाने का काम किया था, आदरणीय बहन जी के निर्देश पर। और वो किसने उठाई थी? आदरणीय बहन जी ने हमें निर्देश दिया था कि तुम जाकर के अपनी बात लगा। 267 का नोटिस मैंने लगाया था, 8 दिन लगातार लगाया था। सभापति ने, जो चेयरमैन थे वेंकैया नायडू, उन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया। 8वें दिन एक्सेप्ट किया था, तब मैंने बात की थी। तो मुझसे रामगोपाल और तमाम लोगों ने एसोसिएट किया था मेरे बिल को, मेरी उस 267 के नोटिस को। अब वो कहते हैं कि हमने आंदोलन किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आंदोलन किया, इसलिए हो गया था। सच्चाई ये है, सदन की कार्रवाई झूठी नहीं हो सकती, देख लें। मैं साथियों इस बात को बताना चाहता हूं, इसलिए इस देश में जब बाबा साहब के संविधान पे चोट पहुंचाने का काम किया गया, जब बाबा साहब के संविधान पे चोट पहुंचाने का काम किया गया, चाहे वो संविधान समीक्षा आयोग बनाने का अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का हो, किसने लड़ाई लड़ी थी? बहुजन समाज पार्टी के नेता आदरणीय बहन जी, उनके गुरु और राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय के माननीय श्री कांशीराम साहब। उन्होंने कहा था कि संविधान के सम्मान में BSP मैदान में पूरे देश में सेमिनार करके, सिम्पोजियम करके देश के लोगों को जगाने का काम किया। तब भारतीय जनता पार्टी ने उस संविधान समीक्षा आयोग को ठंडे बस्ते में डाल दिया, खत्म नहीं किया है, अभी वो एबॉलिश नहीं हुआ है, ठंडे बस्ते में पड़ा। उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति जी के नारायण जी ने, महामहिम ने भी कहा था कि आखिर सरकार संविधान के किस अंग की समीक्षा करनी चाहती है। और उन्होंने उस बाबा साहब की बात को कोट किया था कि अगर संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसको लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो वो संविधान विफल हो जाएगा। अगर संविधान खराब भी हो, लागू करने वाले अच्छे हों तो वो संविधान सफल होगा। उसको करने का काम किसने किया था? साथियों, बहुजन समाज पार्टी ने किया। प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात आई, किसने किया साथियों? 2007 में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी, आदरणीय बहन जी 17 साल के बाद उत्तर प्रदेश में किसी एक पार्टी की सरकार बनी थी। इतिहास रचने का काम बहन जी ने किया था। बहन जी अपने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के दम पे सरकार में मुख्यमंत्री बनी थी। अपने दम पर उन्होंने आते ही प्रमोशन में रिजर्वेशन करने का काम किया। नायब तहसीलदार को सीधा SDM बना दिया गया, तहसीलदार नहीं, सीधा SDM। जूनियर इंजीनियर को सीधा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बना दिया गया। स्कूल के प्राइमरी टीचर को हेडमास्टर बना दिया गया। ऑफिस के बाबू को ऑफिस का इंचार्ज बना दिया गया। ऐसे तमाम पद थे साथियों, जो लोगों की नौकरी 30-30 साल की हो गई थी, यानी क्लर्क से पैदा हुए क्लर्क पे मर गए। लेकिन बहन जी ने ऐसा नहीं होने दी। बहुत से लोग ऐसे थे, जूनियर इंजीनियर से मरते घिसटते रिटायर होते होते ज्यादा से ज्यादा यही तक पहुंचे। बहन जी ने सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर तक पहुंचाने का काम किया। और साथियों, जब लागू हो गया, उत्तर प्रदेश में इंप्लीमेंट हो गया, लोगों के प्रमोशन हो गए, और समाजवादी पार्टी की सरकार क्या किया साथियों, जिसकी वकालत करते हैं वो लोग, उनसे पूछिए क्या करते हैं वो लोग। उन्होंने क्या किया साथियों? कोर्ट चले गए। बहन जी हाई कोर्ट जीती, सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट में फंसा था, बहन जी ने सरकार से गुहार लगाई। सरकार में गई बहन जी, क्योंकि सरकार में हमारे राज्यसभा में सदस्य थे, उस समय लोकसभा में भी थे।
और साथियों, किसी भी तरीके से बहन जी ने राज्यसभा में उस बिल को पास करा लिया, प्रमोशन में रिजर्वेशन वाले बिल को। पेपर है, इतिहास है, रिकॉर्ड है, देख ले अगर उनको नहीं पता है तो। बहुत अर्काइव की बात करते हैं, हम तो कभी कभी सुने उनको, बहुत अर्काइव के कहते अर्काइव में पढ़ा, अर्काइव में पढ़ा, ये भी अर्काइव में पढ़ा, देख ले भाई। वो राज्यसभा में पास कराया, जब लोकसभा में बारी आई तो साथियों कांग्रेस, बीजेपी और समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट सारी पार्टियां एक हो गई। देख लीजिए उस समय की कार्रवाई साथियों, इस बिल के समय की। उस बिल, जिस समय ये बिल पास हुआ था लोकसभा में, उस लोकसभा के बिल से 4 दिन पहले की कार्रवाई, 2 दिन बाद की कार्रवाई आप देख लीजिए। चारों सब पार्टियों की मानसिकता साफ हो जाएगी। साथियों, जब बिल आया तो कांग्रेस पार्टी की लोकसभा स्पीकर कौन थी? मीरा कुमार जी। मीरा कुमार जी थी। सरकार कौन था? सत्ता में कौन था? यूपीए थी। यूपीए को समर्थन 2 को कौन दे रहा था? बीएसपी दे रही कि नहीं दे रही? समर्थन भी दे रही थी। और साथियों, जब बिल आया तो उन्होंने क्या किया? क्या किया? भारतीय जनता पार्टी मूक बनकर के मंद मंद मुस्काती रही, हो हल्ला करवाती रही। बेल में गए और समाजवादी पार्टी के 2 सांसद पहुंचे बेल में, उन्होंने बिल लिया और फाड़ दिया। एक दलित था उसमें और एक क्षत्रिय था। साथियों, चाहिए तो कांग्रेस को कि स्पीकर महोदया को चाहिए तो ये था उन दोनों सदस्यों को सदन की प्रॉपर्टी को फाड़ने के आरोप में सदन से बाहर कर देती, उठा के। ये उनका अधिकार क्षेत्र था। पार्लियामेंट्री में भी रहा हूं, असेंबली में भी रहा हूं, नियम कानून पता है मुझे भी। वो चाहती तो उनको उठा के बाहर फेंक देती। जब भारतीय जनता पार्टी 100 कितने सांसदों को सस्पेंड कर सकती है, वो 2 सांसदों को उठा के और सदन की कार्रवाई चलाती। लेकिन उन्होंने सदन की कार्रवाई न चलाना, शोर शराबे का बहाना लेकर के सदन की कार्रवाई भंग कर दी और साथियों उस दिन की सदन स्थगित हो गया और आज तक वो बिल ठंडे बस्ते में पड़ा। अगर वो बिल पास हो गया होता, हमारे समाज के कितने बच्चे, कितने लोग प्रमोशन पाकर के कहां से कहां तक पहुंच के रिटायर होते। साथियों, जो जेई था साथियों, यही से रिटायर हुआ खाली। जो चीफ इंजीनियर तक जा सकता था, जो यही था, वो कम से कम अपने एएनसी तक पहुंच सकता था। जो तहसीलदार से भर्ती हुआ था, वो कम से कम कलेक्टर तक पहुंच सकता था। लेकिन नहीं साथियों, पहुंचने दिया। ये चीजें किसने की हैं साथियों? हमें इस बात को सोचना पड़ेगा। हमारे बीच में लोग आएंगे, तमाम तरह के लोग आएंगे, तमाम संगठन बना करके लोग आएंगे, लेकिन हमें इस बात को सोचना पड़ेगा। लेकिन साथियों, साथ ही एक बात को भी हमें सोचना पड़ेगा, सिर्फ इस बात को नहीं कि हाँ बहुजन समाज पार्टी हमारी पार्टी है। क्या बहुजन समाज पार्टी उद्योगपतियों, पूंजीपतियों से पैसा लेती है? नहीं लेती है? नहीं लेती। कौन सी ऐसी पार्टी है जो पूंजीपतियों से पैसा नहीं लेती है? हर पार्टी पैसा लेती, बीएसपी को अगर छोड़ दे। आप देख लीजिए पिछले साथियों, उसके चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में हो, चाहे पहले डायरेक्ट लेते हो, क्या होता था? लिस्ट आती थी हर चुनाव के समय, फला पार्टी को इतना चंदा मिला, फला पार्टी को इतना मिला, और उसमें साथियों एक पार्टी आती थी बहुजन समाज पार्टी, हाथा बना हुआ 0। क्या देने वाले नहीं थे? उत्तर प्रदेश में बहन जी की सरकार थी, रिलायंस आई थी हम बड़े बड़े स्टोर खोलने के लिए। बहन जी ने 6 घंटे के अंदर रिलायंस के सारे स्टोर बंद करवा दिए थे कि हमारे क्षेत्र का किसान, हमारे क्षेत्र के किसान की फसल हमारे लोगों के द्वारा बेची जाएगी, हमारे लोगों को मिलेगी। है हिम्मत किसी सरकार में? रिलायंस फ्रेश के स्टोर थे उत्तर प्रदेश, चल रहे सब जगह। बहन जी ने पूरे 5 साल बंद रखने का काम किया। क्या वो लोग पैसा नहीं देते? वो लोग पैसा देते। बहन जी पैसा क्यों नहीं लेती हैं? क्योंकि मानवर साहब ने हमेशा कहा था कि हम सेल्फ रिस्पेक्ट का आंदोलन सेल्फ हेल्प के द्वारा चलता है। क्या के द्वारा चलता है? सेल्फ हेल्प के द्वारा चलता है। सेल्फ रिस्पेक्ट का आंदोलन सेल्फ हेल्प के द्वारा चलाया जाता है। और इसलिए जब हम अगर कि दूसरे से मदद लेंगे तो उसके सहारे में इशारा उसका छिपा रहेगा। अगर हम उसका सहारा लेंगे ऐसे तो उसका इशारा छिपा रहेगा। उस इशारे को तोड़ने का काम मानवर कांशीराम साहब ने सेल्फ हेल्प के द्वारा अपने आंदोलन को चलाने का काम किया था।
इसीलिए बहन जी कभी किसी उद्योगपति से पैसा नहीं लेते, क्योंकि उद्योगपति को लेंगी तो उद्योगपति के हिसाब से नीतियां बनानी पड़ेगी। अगर बहन जी उद्योगपति से पैसा लेती तो क्या उत्तर प्रदेश में अपनी जब पूर्व बहुमत की सरकार थी प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन दे सकती थी? दे सकती थी साथियों, बताइए। अगर उन्होंने उद्योगपतियों से पैसा लिया होता, उनकी फैक्ट्रियां कंपनियां वहां लगी थी उत्तर प्रदेश में, तो वो उन्हें रिजर्वेशन देने के लिए नहीं कह देते मत दो, ऐसा मत करो, और नहीं करते। अखिलेश यादव ने किया कि नहीं किया? भारतीय जनता पार्टी कर रही कि नहीं कर रही? उससे पहले कांग्रेस करती रही कि नहीं करती रही? अगर इस देश में किसी ने उद्योगपतियों पूंजीपतियों के बिना सरकार चलाने का काम किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी बहन। इसलिए उनको न्याय की देवी कहा जाता है, वो जिंदा देवी कहलाती है। आज बहुजन समाज में बहन जी को किस नजरिए से देखा जाता है, उसका साथियों एक एग्जाम्पल आप लोगों ने 9 अक्टूबर को देख लिया। बहन जी बैठ गई है, पार्टी चल नहीं रही है, पार्टी ये हो गया है, ये तमाम चर्चा, और 9 अक्टूबर के बाद सांप सूंघ गया। सांप सूंघ गया कि नहीं सूंघ गया? सर सांप सूंघ गया। अरे वो भीड़ तो भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई थी। अरे मैं पूछना चाहता हूं उनसे, भारतीय जनता पार्टी अपने प्रधानमंत्री अपने मुख्यमंत्री के की तो भीड़ कर ले, उनकी तो भीड़ कर नहीं पाती है, हमारे लिए ले आएगी। ये दम अगर इस देश में साथियों, दुनिया के आज की तारीख में दुनिया का अगर कोई सबसे बड़ा मास लीडर कोई है तो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी। दुनिया की बात करता हूं। कितने साथी 15 साल लगभग होने जा रहे हैं सत्ता से बाहर, सत्ता के बाहर रहकर के 15 साल एक आह्वान पे हमारा एक एक कार्यकर्ता सिर्फ एक प्रदेश से, आप कल्पना कीजिए अगर बहन जी दिल्ली में पूरे देश से कार्यकर्ताओं का आह्वान कर दें कि हम 1 महीने के बाद दिल्ली में एक रैली करेंगे, एक संबोधन करेंगे बाबा साहब की जयंती का, किसी का, दिल्ली का क्या हाल होगा साथी? क्या हाल होगा साथी? ये सारी ट्रेनें शायद 3 दिन पहले 3 दिन बाद तक बंद रखेंगे कि कोई आ ही ना पाए। ये रोड में कीले गाड़ देंगे जैसी सरकार है इनकी कि लोग आ ना पाए। और साथियों बहुजन समाज वो हाथी जैसी, हाथी की वो ताकत है, बहुजन समाज उस नीले आसमान की तरह विशाल है, वो अपनी ताकत को जानता है, वो कूद फांद कर कहीं से पहुंच ही जाएगा। कोई सोच सकता है साथियों 15 से 20 लाख की भीड़ बिना किसी दबाव के, बिना किसी उसके डिसिप्लिन होकर के कोई घटना ना हो और साथियों चले आए वापिस? हो सकता है ऐसा? बहन जी ने करके दिखाया। नीला सैलाब लखनऊ में था साथियों, हम तो नहीं थे वहां, हम तो हिमाचल में थे उस दिन, लेकिन साथियों जो लाइव हम देख रहे थे तमाम साथियों के द्वारा, एक दिन रात में पहले साथियों 5-5.5 लाख लोग माता रमाबाई अंबेडकर मैदान में, मानवर कांसीराम स्मारक में पहुंच चुके थे। ये किसके दम पर साथी? बहुजन समाज के उन समर्पित, अनुशासित और विचारधारा से परिपूर्ण कार्यकर्ताओं, कैडर के दम पर। वो कार्यकर्ता जिनको मानवर साहब कैडर कहते थे। किसको? समर्पित, अनुशासित और विचारधारा से भरपूर, यानी विचारधारा से लैस, जिसको उस कार्यकर्ता को वो कैडर कहते, उन कैडर के दम पर। इसलिए साथियों कहा जाता है ना कि किसी भी परिवार को, किसी भी संगठन को, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चलाने के लिए 3 चीजें बहुत आवश्यक होती, अति आवश्यक, यानी कि कंपलसरी होती: टाइम, टैलेंट, ट्रेजरी। मैन, मैन, माइंड और मनी। अगर साथियों हमारे पास ये नहीं होगा तो क्या हम लोग बहुजन समाज पार्टी की नेता के हाथों को मजबूत कर सकते हैं? इसलिए हमारे मसीहा मानवर साहब ने अपने जीते जी फंड रेजिंग के कुछ सिस्टम बनाए थे। अभी 19 तारीख को आदरणीय बहन जी ने मीटिंग बुलाई थी, उसमें जिम्मेदार लोग हमारे गए थे और इस संबंध में विस्तार से पहले तो सब लोगों को धन्यवाद भी दिया
कुछ लोग दूसरे प्रदेशों गए, उनको भी कहा चलो ठीक है। और उसके बाद इस मूवमेंट को जो समाज, इस देश में समता मूलक समाज स्थापित करना चाहता है, जो 1848 से लेके बाबा साहब के परिनिर्वाण तक, बाबा साहब के समय तक जो आंदोलन 108 वर्ष लंबा फिर चला, भारत का संविधान 102 वर्ष लंबे संघर्ष का बाई प्रोडक्ट है। और साथियों, जो आंदोलन मानवर साहब ने अपने हाथों में लिया था वो 108 वर्ष लंबा संघर्ष है। और साथियों, फिर उसमें मानवर साहब के संघर्ष को जोड़ दीजिए, बहन जी के संघर्ष को जोड़ लिए, आज आंदोलन कितने वर्षों का हो गया। बहुजन समाज पार्टी वो इस लंबे संघर्ष को गति देने का काम कर रही है। और उस गति को, उसमें गति उसको देने के लिए साथियों 3 चीजों की बहुत जरूरत होती है: टाइम, टैलेंट, ट्रेजरी। टाइम, टैलेंट और ट्रेजर की जरूरत होती है, यानी समय, पैसा और बुद्धि, तीनों की जरूरत होती है। और मानव कांसीराम साहब ने अपने जीते जी एक इसका मैकेनिज्म बनाया था। उन्होंने किसी उद्योगपति के सामने हाथ नहीं फैलाया। उन्होंने कभी एक वोट एक नोट का सिस्टम बनाया, कभी उन्होंने अपने वजन के हिसाब से अपनी मीटिंगों में अपने लोगों से पैसा लेने का काम किया, तौलवा करके। फिरका तौलवाने में दिक्कत होती है, तौलवाने के बाद उनके पैसे सिक्के गिनने में दिक्कत होती है बैंक को। तो एक बार जो गिन गए कि 12,000 12,500 होते हैं, तो 12,500 लेने लगे। इन्हें कहा भाई इससे भी काम नहीं चलेगा। साहब ने कहा भाई वजन से काम नहीं चलेगा, पैसे कम पड़ रहे हैं भाई, इससे तो बहुत समय लगेगा मेरे मूवमेंट को चलाने में। फिर उन्होंने अपनी उम्र के हिसाब से कर दिया कि अगर 51 साल को हो तो 51,000 दे दो। पहले एक पार्टी एक जनसभा एक दिन में करते थे, उन्होंने कहा भाई इससे भी काम नहीं चलेगा, तो उन्होंने कहा भाई एक दिन में 2-2, 3-3 जनसभाएं लो। ऐसे करके उन्होंने फंड रेज किया। और इसके साथ साथ उन्होंने फिर कैसे सिस्टम किया कि उन्होंने भाई हमारा जन्मदिन आप हमारे संगठन के समीक्षा दिवस के रूप में मनाने का काम करो, क्योंकि दोनों आसपास आते हैं। और बहन जी के जन्मदिन को, जो उस समय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थी पार्टी की और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के जन्मदिन को उन्होंने आर्थिक सहयोग दिवस के रूप में मनाने का काम किया। और अब वही बहन जी के जन्मदिन को हम लोग कैसे मनाते हैं? कांसीराम साहब के जन्मदिन को संगठन समीक्षा दिवस के रूप में, और बहन जी के जन्मदिन को हम लोग कैसे मनाते हैं? जन कल्याणकारी दिवस को। और साथियों, जन कल्याणकारी दिवस किस लिए मनाया जाता है? नाम ही तो परिवर्तित है उसका। इसलिए मनाया जाता है कि जन कल्याण कब ज्यादा हो सकता है? जब बहुजन समाज पार्टी उनके न तो भारतीय जनता पार्टी से पैसों से लड़ सकती है, ना कांग्रेस से लड़ सकती है, ना तमाम आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियां जो हैं अनुवादियों की, उनसे लड़ सकती है, ना बहुत सी क्षेत्रीय पार्टियां ऐसी हैं जिन्होंने असीमित भ्रष्टाचार करके पैसा धन कमाया। अगर बहन जी आज भी पैसा इकट्ठा करती हैं तो किन साधनों से करती? केवल 3 साधन, तीन मैकेनिज्म है पार्टी को चलाने के लिए। पहला एक कि सदस्यता के द्वारा, सदस्यता के माध्यम से आदरणीय बहन जी सदस्यता की किताब देती हैं और अपने कार्यकर्ताओं को कहती हैं कि पार्टी के जो पदाधिकारी बनाओ उनको सबसे पहले पार्टी का सदस्य बनाओ। अगर पार्टी का पदाधिकारी पार्टी का सदस्य नहीं हो तो कैसे काम चलेगा? अगर किसी भी स्तर की कमेटी में अगर 1-2 बदलाव होते हैं तो कहती दोबारा से इनको सबको बना दो। उस सदस्यता से जो पैसा आता है वो पार्टी को चलाने के लिए काम आता है। दूसरा साधन बहन जी का जन्मदिन। कोई बहन जी चोरी से नहीं रहती, इनकम टैक्स से तमाम तरह की आरोप वो लगाए, तमाम बातें। बहन जी पाक साफ होकर निकली कि नहीं निकली? हमारे लोगों ने लाखों की संख्या में एफिडेविट दी थी कि हमने बहन जी को 15,000 रुपए दिए, 2,000 रुपए दिए थे, 8,000 रुपए दिए थे, लाखों, कई बसों में भर के साथियों तो एफिडेविट जब गए उनके पास, अल्टीमेटली कांग्रेस को क्लीन चिट देनी पड़ी कि नहीं, उनके पास जो आय से संपत्ति नहीं है, ये उनके जन्मदिन पे उनके कार्यकर्ता, उनके अनुयायियों द्वारा दिया गया पैसा है। जो कुछ लोग कहते हैं ना कांग्रेस सपा के लोग और कि वो बीजेपी की पीपीटी में उनसे ईडी उससे करती हैं,
बहन जी सही माने में तो इन पार्टियों के नेताओं से तो छोड़ दो, अगर सही से देखा जाए बहन जी तो भगवान से भी नहीं डरती। एकमात्र भारत की नेता ऐसी हैं आदरणीय बहन जी, जो किसी व्यक्ति की तो बात छोड़ दो, जो भगवान से भी नहीं डरती। वो अगर डरती हैं सिर्फ और सिर्फ इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने में धोखा देने वालों से, इस मूवमेंट को जो आगे बढ़ा रहे हैं उस धोखा देने वालों से डरती हैं, इसलिए वो फूंक फूंक के कदम रखती हैं। साथी लोग कहते हैं बहन जी हमारे तमाम लोगों से नहीं मिलती, उनसे नहीं मिलती, उनसे नहीं मिलती। मिलती है बहन जी। हमारे पार्टी के पदाधिकारी विश्वास पात्र लोग जो विश्वासी लोगों को लेकर जाते बहन जी सबसे मिलती है। अभी हमारे बामसेब के 6 लोग गए, 6 8 बाकी लोग पार्टी के यहां से गए, सबसे मिली कहीं नहीं। दूसरा उनका यही है कि वो अपने जन्मदिन पे पार्टी को फंड रेज का दूसरा मैकेनिज्म, और तीसरा मैकेनिज्म जहां जिन जिन राज्यों में हमारी पार्टी थोड़ी पॉलिटिकल रूप से वोट के ताकत के दम पे या संगठन के दम पे मजबूत दिखाई देती है, उन राज्यों में जो चुनाव होते हैं उनमें हमारे लोग लड़ते हैं, और वो जो स्वेच्छा से सहयोग करने का काम करते हैं वो पार्टी को चलाने के लिए काम आता है। ये 3 मैकेनिज्म है। हर वर्ष साथियों आदरणीय बहन जी अक्टूबर के एंड से लेकर के और बहन जी के जन्मदिन तक जन कल्याणकारी दिवस मनाने के लिए फंड रेज का सिस्टम साथियों चलाती है। 19 तारीख को वही विशेष बैठक बुलाई गई, तो उसी बैठक की इतनी सारी बातें साथियों दिशा निर्देश देने के लिए बहन जी ने कहा था कि भाई जो टारगेट राजस्थान को दिया गया है उस टारगेट को हमारे बाकी के लोग बाद में आप लोगों को एक दिन बता भी देंगे, उसको पूरा करना। और इस टारगेट को पूरा करने की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी, हमारे जो स्टेट के लोग स्टेट कोऑर्डिनेटर के रूप में लगे हैं वो, उनके अंडर में जोन के कोऑर्डिनेटर लगे हैं वो, जोन के कोऑर्डिनेटर और स्टेट कोऑर्डिनेटर दोनों की सम्मिलित जिम्मेदारी होगी। जिला अध्यक्ष जिला कमेटी है वो, फिर जिला कमेटी विधानसभा कमेटी और अपने क्षेत्र के लोगों से रजिस्टर के माध्यम से जो रजिस्टर हमारे और कलोरिया जी दोनों जी के दस्तखत, प्रदेश अध्यक्ष बाकी स्टेट कोऑर्डिनेटरों के जिन जिन क्षेत्र वहां उनके दस्तखत से बनाए गए, उस रजिस्टर में बिना आप अगर 100 रुपए भी देते हैं तो उस रजिस्टर में लिख करके अपने दस्तखत कर दीजिए, अपना नंबर डाल दीजिए, जो भी देता है, ताकि हमको पता तो रहे हमारे किस वर्कर ने दिया। उन नंबरों को रैंडमली हम लोग चेक करेंगे कि भाई यहाँ कितना पैसा दिया। हो सकता है कि उन्होंने दिया हो 2000 और उसमें लिखा हो 500। होता है सर, होता है। हम तो पहले ही आपके मन को पढ़ रहे थे इतनी देर से, इसीलिए हम बोले हम आपको पढ़ रहे थे इसी देर से। कहने का मतलब साथियों, हमें ये बात क्यों साथियों, कोई ऐसा होता नहीं, लेकिन पारदर्शिता रहे, आपको भी संतुष्ट रहे, हमारे प्रदेश के भी संतुष्ट रहे, ये पारदर्शिता के लिए। हाँ नहीं, 12 जिला चल रहा है ना, अभी जिला खत्म नहीं हुआ है, अभी जिला क्या है, वो तो तब तक बाद दूसरे उन्होंने कह दिया होता है ऐसा, इसलिए गड़बड़ हो गया। तो हमारे जो जिला प्रभारी हैं जिला कमेटी के, मतलब जिला कमेटी के सारे लोग हो ना, जिला अध्यक्ष साथ साथ, तो जिला प्रभारीगण सामूहिक जिम्मेदारी है हमारे जिला कमेटी विधानसभा कमेटी के और जिले के लोगों की, लेकिन इनको मॉनिटरिंग से लेकर के और मोटिवेशन तक की जिम्मेदारी हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर की। इनको सबको बाकायदा काम बांट दिया गया है माननीय बहन जी के दिशा निर्देश पे। तो ये सब लोग स्टेट कोऑर्डिनेटर, जोन इंचार्ज, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमने लिखा हुआ था वैसे, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज, ये सारे लोग मिलकर के करेंगे। और एक निवेदन आप सब लोगों से, इस बार एक काम होना चाहिए कि किसी भी जिले का रजिस्टर ब्लैंक वापस नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी जिले से कोई मदद नहीं हुई। हमारी नेता, दुनिया की 8 शक्तिशाली महिलाओं में गिनी जाने वाली आदरणीय बहन जी का जन्मदिन है। दुनिया की 8 शक्तिशाली महिलाओं में गिनी जाने वाले बहन जी के जन्मदिन को मनाना है, जरा जोर से तो मनाया जाए। ये एहसास हो उन्हें कि राजस्थान से, क्योंकि ये सारे रजिस्टर जमा होंगे सेंट्रल ऑफिस में, उन्हें ये बताने में हम लोगों को सबको गर्व हो कि बहन जी राजस्थान का कोई ऐसा जिला नहीं है जिसने आपके बर्थडे पे, आपके जन्म पे खुशी खुशी से सहयोग करने का काम नहीं किया। ये साथियों जरूर करिएगा आप लोग। दूसरा साथियों,
हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, माइक भी चल रहा, पानी पीने को है, सब कुर्सियाँ पड़ी हैं। इस दफ्तर को चलाने की भी जरूरत पड़ती है। इस दफ्तर को चलाने के लिए जो मेंटेनेंस बाकी है, मैं जिम्मेदारी जो पदाधिकारियों की सदस्यता की और इस मेंटेनेंस की, हमारे जो स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, जोन कोऑर्डिनेटर हैं, उनकी रिस्पांसिबिलिटी है कि कितना जमा हुआ है, कितनी सदस्यता हुई, कितनी नहीं हुई। क्या उतनी सदस्यता हो गई जितने पदाधिकारी बन गए? बहन जी पूछती हैं, भाई कमेटी कितनी बन गई है? बहन जी विधानसभा तो सब कंप्लीट हो गई हैं और कई कई सेक्टर भी बन गए। और जब बहन जी वो काउंट करती हैं कि भाई विधानसभा इतनी है, इतनी विधानसभा में इतने मेंबर पदाधिकारी बने, तो इतने पदाधिकारियों के इंटू इतनी फी, इतने हुए पैसे, और इतने सेक्टर भी अगर बन गए कहीं के तो इतने हुए, और पैसा पता चला जमा है इतना। तो ये नहीं होना चाहिए। अध्यक्ष जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो जितने भी स्तर के बने हों उतने ही स्तर की मेंबरशिप होनी चाहिए। नहीं है तो बढ़ा लीजिएगा, हो जाए तो उतने ही हम मानेंगे। बहन जी हमसे पूछेंगे तो हम जितनी पूरी मेंबरशिप आपसे पूछ लेंगे, कितनी जमा वहाँ ऑफिस में पता कर लेंगे, हम बताएंगे भाई इतने ही लोग बने। तो इसलिए ये जिम्मेदारी हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटरों की, हमारे जोन इंचार्जों की स्पेशल है कि वो अपने अपने जिलों में जो जो उन्हें जिले की जिम्मेदारी मिली है, उन जिलों में उन जिले के प्रभारियों के साथ मिलकर के, जिलाध्यक्ष से मिलकर के इसको शार्ट आउट करें। और 19 अक्टूबर को जो माननीय बंजन दिशा निर्देश दिए हैं कि हमारे इस बच्चे को इस बार, क्योंकि आने वाले समय में हर वर्ष साथियों किसी न किसी स्टेट में चुनाव होता है, हर वर्ष, और देश के 5, 6, 7 स्टेट को छोड़ दें, बाकी स्टेट में तो साथियों सेंट्रल से ही पैसा खर्च होता है। बहन जी हर प्रदेश में हर साल 1-2 उसमें प्रदेशों में चुनाव के लिए जाती हैं। साथियों बहन जी के जाने आने का खर्चा, दफ्तरों का खर्चा, ये साथियों कैसे पूरा हो? पार्टी का दफ्तर सेंट्रल में है, कैसे खर्च पूरा हो? बहन जी का अपना कोई निजी परिवार तो है नहीं, शादी ब्याह तो बहन जी ने किया नहीं मानवर साहब से प्रेरणा लेकर। जो कुछ भी है बहुजन समाज का है। बहन जी ने कहा भी इस बात। इसलिए साथियों पूरे मनोयोग के साथ तन मन धन से बहन जी के जन्मदिन को, इस मूवमेंट को साथियों आप लोगों को सहयोग करके करना चाहिए। इसलिए साथियों मैं आप लोगों का अपने हृदय से एक बार आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने मेरी बात को इतने ध्यानपूर्वक सुना। और अंत में मैं एक छोटी सी कविता के साथ, पहले भी शायद मैंने आपको कभी कही होगी कि मुश्किल नहीं, आप मत सोचिएगा कि 9 करोड़ का टारगेट है, ये मत सोचिए 10 करोड़ का बंदा को या 1 करोड़ का है, ये मत सोचिएगा। बस ये सोचिएगा कि मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, बस तू जरा कोशिश तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, बस तू जरा कोशिश तो कर। साथियों कुछ भी कठिन नहीं। अगर हम ये चाहते हैं कि सम्राट अशोक के सपनों का भारत बने, अगर हम ये चाहते हैं बाबा साहब के सपनों का भारत बने, अगर हम ये चाहते हैं कि सत्ता की, राजनीतिक सत्ता की गुरकुल्ली हमारे हाथों में हो, अगर हम ये चाहते हैं कि एज ए रूलर वी कैन क्रिएट एनी अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो साथियों ये हम तभी कर सकते हैं जब इस सपने को साकार अपने दिलो दिमाग में रखेंगे कि ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, बस तू जरा कोशिश तो कर। आंधियां सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं। ये साथियों आज जो दौर है, भले ही साथियों लगता हो कि आज हमारा पार्लियामेंट में, एक लोकसभा में एक भी मेंबर नहीं, लेकिन ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि आंधियां सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं, मिलेगी तुझे मंजिल तेरी, बस तू जरा कोशिश तो कर। रहा संघर्ष की जो चलता है, रहा संघर्ष की जो चलता है, अगर सत्य महापुरुषों ने संघर्ष नहीं किया होता तो क्या हम अच्छा सफारी पहन के आपके साथ खड़े होते, फ्लोरिया जी कोट पहने होते, हमारे सर पे पगड़ी होती, आप लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों से आए होते? अगर इन महापुरुषों ने संघर्ष नहीं किया होता, ये हमको सबको मुश्किल है। आपका ये भाई छोटा या बड़ा, ये साथियों
फटा पैजामा पहन के किसी गुमनाम से चौराहे पे जूते सिलने का काम कर रहा होता है। आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम, ट्रेन के फर्स्ट क्लास में जाता है, जहाज के बिजनेस क्लास में जाने का मौका मिलता है। पूरे देश में लोग सम्मान के साथ बुलाते हैं, सम्मान के साथ सुनते हैं। आप लोग सम्मान के साथ सुन रहे हैं। ये किसकी देन है साथियों? ये भाग्य भगवान की देन नहीं है। ये देन हमारे महापुरुषों के, जिन्होंने 108 वर्ष लंबा संघर्ष करके हमें इस लायक बनाने का काम किया। इसलिए कि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, जिसने रातों से जंग जीती है, सूर बनकर वही निकलता है, सूर बनकर वही निकलता है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज। धन्यवाद माननीय प्रभारी जी, बहुत ही विस्तार से केंद्र के द्वारा हमें गाइड करने का काम किया।